नमस्कार स्टूडेंट। हम सूत्र प्रविधि के अगले चैप्टर अनुसंधान की प्रारचना या प्रारूप या रूपरेखा, अनुसंधान की जो रूपरेखा है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मानव जीवन को एक निश्चित दिशा में प्रदान करने में विज्ञान की अहम भूमिका होती है। यह विज्ञान की व्यक्ति को दिशा दर्शन का बोध कराता है। सामाजिक अनुसंधान एक जटिल प्रक्रिया है। इसकी जटिलता उस समय और गंभीर हो जाती है जब अनुसंधानकर्ता को अनुसंधान की दिशा ज्ञात न हो। यह अनुसंधान उसी प्रकार का होता है जिस प्रकार से अंधेरी रात में दिशा भूल जाता है और वो पुनः दिशा प्राप्त करने में असफल हो जाता है। अनुसंधान प्रारचना सामाजिक अनुसंधान का एक ऐसा प्रारूप है जो सामाजिक अनुसंधान को दिशा प्रदान करता है और इस प्रकार सामाजिक अनुसंधान की जटिलता को सरल बनाने में मदद करता है। प्रारचना, डिजाइन या प्रारूप का चुनाव सामाजिक अनुसंधान की समस्या और परिकल्पना की ओर प्रकृति के आधार पर किया जाता है। इसलिए अनुसंधान करता ही स्वरूप का चुनाव करता है और सामाजिक अनुसंधान करते समय जिस प्रकार का संग्रह करना होता है अनुसंधान करता उसी प्रकार का प्रारचना का चुनाव करता है। प्रारचना वह साधन है जो मानव परिश्रम को कम करता है, उसके साथ ही सामाजिक अनुसंधान में आने वाली समस्त कठिनाइयों को दूर करने में मदद करता है। इस प्रकार सामाजिक अनुसंधान को शुरू करने के पूर्व जो रूपरेखा बनाई जाती है उसे अनुसंधान या प्रारचना कहा जाता है। अगर सामान्य अर्थों में समझें, सामान्य अर्थों में अगर हमारी आंचलिक भाषा के तौर पर करें तो जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, घर बनाते हैं। तो घर बनाते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले घर बनाने से पूर्व पहले क्या होता था, घर बनाने से पहले हम ड्राइंग या इंजीनियर से ड्राइंग नहीं लेते थे। ड्राइंग नहीं लेते थे तो क्या होता था, हम घर ऐसे ही बना देते थे। फिर हमें पता नहीं चल पाता था कि हमें किचन कहाँ पर रखना है, हॉल कहाँ पर रखना है, बेडरूम कहाँ पर रखना है, ये सभी चीज़ों के बारे में पता नहीं चल पाता था। फिर क्या होता था, घर को जैसे तैसे बना देते थे, फिर जहाँ पर पाते तो वहाँ पर वही उसी प्रकार की जगहों का निर्माण कर देते थे। इससे क्या हो जाता था, अव्यवस्था होता था। घर की जो जो निर्माण सही जिस तरीके से हमने सोचा होता है कि हमें घर इस प्रकार से बनाना चाहिए, वैसा नहीं बन पाता था। इसलिए आज वर्तमान समय में क्या किया जाता है कि जो भी व्यक्ति घर बनाते हैं वो आज क्या करते हैं, इंजीनियर से एक ड्राइंग लेते हैं, उसका प्रारूप तैयार करते हैं कि हम कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ों को रखेंगे ताकि हमें जब घर बन जाए तो आसानी से वहाँ पर सेटल हुआ जा सके। इसलिए क्या किया जाता है, प्रारूप बनाया जाता है। उसी प्रकार सामाजिक अनुसंधान में जब भी कोई भी अनुसंधान करता है, क्या करने जाता है, किसी भी क्षेत्र में क्या करने जाता है, वो अनुसंधान करने जाता है या किसी क्षेत्र में किसी विषय का अध्ययन करने जाता है तो सबसे पहले वो क्या क्या कर लेता है, प्रारूप तैयार कर लेता है ताकि जब वहाँ पर वो जाए तो वहाँ पर पहुँचने के बाद वो किसी भी वस्तु के लिए परेशान ना हो, या जिस प्रकार से उन्होंने पहले से परिकल्पना करके उन्होंने क्या करके बनाया है, प्रारूप तैयार किया है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, पेपर पेपर लिखते हैं तो हम लोग प्रारूप बनाते हैं जिसमें रूपरेखा में प्रस्तावना लिखते हैं। फिर हम क्या करते हैं, जब उसको डीलिंग का टाइम आता है, पेपर बनाने का टाइम आता है तो पॉइंट टू पॉइंट हम जैसे पहले प्रारूप बनाते हैं उसी टाइप से उसे लिखते रहते हैं। मगर क्या होता है, अगर हम वो पहले से ना बनाए हुए रहें तो क्या होता है, कई बार हम ऊपर के नीचे, नीचे के ऊपर ऊपर लिखना प्रारंभ कर देते हैं। कई बार ऐसे ध्यान में आता है, मगर हम जब प्रारूप तैयार कर देते हैं फिर उसी लाइन में फिर लिखना प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि जब हम प्रश्न चालू करते हैं तब हमारा दिमाग शांत होता है। जब लिखना चालू करते हैं तब हमारा दिमाग थोड़ा अशांत हो जाता है या ज़्यादा संघर्ष करना प्रारंभ कर देते हैं। तो संघर्ष के दौरान हम क्या करते हैं, हम गलत चीज़ों को लिखना प्रारंभ कर देते हैं। तो उसी चीज़ों को ध्यान में रखकर क्या किया जाता है, जब अनुसंधान करने जाता है कोई भी व्यक्ति, नई जानकारी प्राप्त करने जाता है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान करना एक जटिल कार्य माना जाता है। जटिल कार्य क्यों माना जाता है, क्योंकि हम जिन जिन जगहों पर जाते हैं, जिन परिस्थितियों में जाते हैं, वहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं और बहुत सारे लोगों के जो स्वभाव है, प्रकृति, नेचर है, वो अलग अलग प्रकार की होती है। वो किस तरीके से हमसे इंटरेक्ट करेगा, किस तरीके से हमें प्रभावित करेगा, उसके बारे में हम पहले से धारणा नहीं बना सकते। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, किसी भी क्षेत्र में अगर क्या करना है, अगर अनुसंधान करने जाना है तो उसे हमें पहले क्या करना आवश्यक हो जाता है, रूपरेखा तैयार करना जरूरी हो जाता है। तभी हम क्या कर सकते हैं, अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। ये तो हो गई अनुसंधान या प्रारूप की सामान्य जानकारी है, उसकी अर्थ है कहा जा सकता है। मगर जो सामाजिक अनुसंधान होती है उसकी विशेषताएं क्या होती है, सामाजिक अनुसंधान में जो अगर हम प्रारचना प्रारूप तैयार करते हैं तो उससे फायदा क्या होगा। तो पहला विशेषता इसका ये है कि अनुसंधान की रूपरेखा, अनुसंधान प्रारचना शोध की रूपरेखा होती है और इसका निर्माण अनुसंधान प्रारंभ करने से पूर्व किया जाता है। पहली विशेषता ये है, इस प्रकार की जो प्रारचना या प्रारूप है अनुसंधान करने से पहले बनाई जाती है। उसके साथ साथ दूसरी विशेषता इसकी ये है कि दिशा को बहुत अनुसंधान प्रारचना या प्रारूप अनुसंधान करते समय
अनुसंधान की एक ही सुनिश्चित दिशा बोध कराती है। प्रारचना जिस प्रकार से अनुसंधान की पथ प्रदर्शिका होती है। कहने का मतलब ये है कि हम जब क्या करते हैं, जब सामाजिक अनुसंधान के लिए जब जाते हैं और पहले से हम प्रारूप बना लेते हैं, तो क्या करते हैं, ये हमारे पथ प्रदर्शक के रूप में काम करते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम पहले घर में या जहाँ पर हम अपना स्टेशन होता है वहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, एक निर्धारित कर लेते हैं कि हम यहाँ जाने के बाद इस प्रकार के काम करेंगे। तो फिर हम वहाँ पर फील्ड वर्क में जाने के बाद क्या करते हैं, उन नियमों को, उन रूलों को फॉलो करके क्या करते हैं, अपने उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं। और जब हम क्या करते हैं, जब इस प्रकार के प्रारूप का तैयार नहीं करते, तो कई बार क्या करते हैं, फील्ड वर्क में जाने के बाद क्या है, हमें चीज़ें समझ में नहीं आती, जिसके कारण से जिन कामों को नहीं करना चाहिए, कई बार उन कामों को कर देते हैं। इसके कारण से क्या करना चाहिए, हमें प्रारूप का निर्माण करना चाहिए। तीसरा इसका जो विशेषता ये है कि घटनाओं को सरलीकरण, घटनाओं को सरलीकरण करने का मतलब ये होता है कि जो प्रारूप बनाने के कारण कहने का मतलब है कि जब हम प्रारूप बनाते हैं तो हम पहले से सुनिश्चित कर लेते हैं कि मैं फील्ड वर्क में जाने के बाद इन कार्यों को इस तरीके से हैंडल करूंगा। कहने का मतलब ये है कि हम पहले से स्टेशन में रहने के बाद पहले, या हमारे जो मुख्य केंद्र बिंदु है जहाँ पर हम क्या करते हैं, अध्ययन कार्य को पूरा करने का काम करते हैं, वहाँ पर क्या करते हैं, हम ये पहले से सुनिश्चित कर लेते हैं कि मैं इन क्षेत्रों पे यहाँ यहाँ जाऊँगा तो इस प्रकार के कार्यों को करूँगा। फिर वहाँ पर जाने के बाद क्या होता है, हम उन कार्यों को आसानी से कर पाते हैं। नहीं तो क्या करेंगे, अगर हम प्रारूप नहीं बनाए रहे होंगे, अगर प्रारूप नहीं बनाते हैं किसी पर जगह से में जाने से पहले, तो हम क्या होता है, ज़्यादातर हम क्या करते हैं, वहाँ पर जाने के बाद, जैसे कि आप सामान्य तौर पर देखें, जैसे कि आपको बिलासपुर जाना है और बिलासपुर जाने के लिए 3-4 रास्ते हैं और पेपर है आपको सुबह 9 बजे, मगर आपने पहले लिए निर्धारित नहीं किया है कि मैं इस रास्ते से यहाँ से ऐसे करके अगर जाऊँगा तो क्या होगा, अगर निर्धारित नहीं करोगे, अगर वहीं पर जहाँ पर जाने के बाद अगर निर्धारित करते कि मैं वहाँ पर जाने के बाद मैं अब इस रास्ते से जाता हूँ, इस रास्ते से जाता हूँ, तो संभवतः आपको समय ज़्यादा लग सकता है और गलत जगह भी पहुँच सकते हैं। इसीलिए क्या किया जाता है, प्रारूप तैयार किया जाता है ताकि आप अपने उद्देश्य तक या अपने गंतव्य तक निश्चित अवधि में सरलता से या आसानी से पहुँचा जा सके। उसके बाद आते हैं नियंत्रण। नियंत्रण कहने का मतलब ये है कि अगर आपने क्या किया है, जो प्रारूप या रूपरेखा तैयार करने से क्या होता है, जो परिस्थितियां हैं, जो आने वाले समय में जो परिस्थितियां हैं उसके बारे में हमें क्या होती है, ज्ञान होता है या जानकारी होता है कि आने वाले समय में मुझे इस प्रकार की अगर परिस्थिति पर अगर झेलना पड़े तो मुझे कैसे झेलनी है या किस तरीके से उससे निपटना है, इसके बारे में हमें जानकारी प्रारूप बनाते समय हमें मिल जाती है कि मैं यहाँ पर जाऊँगा तो मुझे इस प्रकार की समस्याओं से निपटना पड़ेगा और इस तरीके से मुझे ट्रेकल करना है, इसके बारे में जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। उसके बाद आते हैं मितव्ययता। मितव्ययता कहने का मतलब ये है कि हम जब पहले से क्या कर लेते हैं, किसी विषय में अगर रूपरेखा या प्रारूप तैयार कर लेते हैं तो हमें पहले से पता होता है मुझे इस काम को इतने दिनों में इतने समय में करने में कितना खर्चा आएगा। तो कहने का मतलब ये कि रूपरेखा तैयार करने से हमें क्या होता है, पैसा, समय और श्रम तीनों की बचत होता है। इसीलिए क्या किया जाता है, रूपरेखा बनाया जाता है। अगली विशेषता इसमें ये माना अंतिम उद्देश्यों की, अगली विशेषता इसकी है कि अधिकतम उद्देश्यों की प्राप्ति। अधिकतम उद्देश्यों की प्राप्ति कहने का मतलब है कि अनुसंधान प्रारचना अनेक प्रकार से अनुसंधान के अधिकतम उद्देश्यों को प्राप्त करने में हर प्रकार की क्या करते हैं, मदद करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो जो प्रारचना है, प्रारचना क्या करते हैं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करती है। कहने का मतलब ये है कि जब हम क्या करते हैं, किसी विशेष क्षेत्र में जाते हैं अनुसंधान करने के लिए या अपने अनुसंधान क्षेत्र में फील्ड वर्क में जाते हैं, तो क्या होता है, जब हम रूपरेखा तैयार करके रखते हैं तो क्या होता है, जब अनुसंधान की रूपरेखा तैयार नहीं करते हैं हमें किस तरीके से करना है, तो हम सामान्यतः क्या होते हैं, एक ही प्रकार के कार्य में संलग्न रहते हैं, उसी कार्य को करते रहते हैं। मगर क्या होता है, जब रूपरेखा तैयार करते रहते हैं तो हमें यह ज्ञात रहता है कि मुझे इन जगहों पर इस प्रकार के कार्य करना है। तो इसीलिए क्या करते हैं, जो रूपरेखा है वो अधिकतम कार्यों को करने के लिए भी हमें अनुमति प्रदान करता है। उसके बाद आता है बाधा निवारक के रूप में भी क्या करता है, जो रूपरेखा है वो भी काम करती है कि अनुसंधान प्रारचना अनुसंधान प्रक्रिया में आने वाली बाधा का समाधान करने में भी अनुसंधानकर्ता की सहायता करती है। कहने का मतलब ये है कि हमने अगर अगर हमने क्या किया, रूपरेखा पहले से तैयार कर ली है किसी भी फील्ड वर्क में जाने से पहले, तो फील्ड वर्क में जाने से पहले हमने रूपरेखा तैयार कर ली है, तो क्या होता है, कई बार हमारे सामने समस्या आ जाती है कि किसी कार्य को करते करते हम आगे बढ़ जाते हैं, किसी कार्य को करते करते आगे जब बढ़ जाते हैं तो फिर हमें क्या लगता है, ये कार्य मुझे आगे बढ़ने में या चीज़ें मुझे आगे बढ़ने में रोक रही है। तो हम क्या कर सकते हैं, जब रूपरेखा जब दोबारा देखते हैं तो हमें पता लगता है कि मुझे इस कार्य को नहीं करना था, मैं इस कार्य को फिर भी कर रहा हूँ। तो क्या होता है, फिर उसमें जो बाधा उत्पन्न होती है वो समाप्त होना प्रारंभ हो जाता है। कई बार
हम पहले से प्रारूप तैयार कर लेते हैं, पहले से दिशा निर्देश तय कर लेते हैं कि मुझे इस कार्य को ऐसे करना है, तो हमें वहाँ पर पहुँचने के बाद अगर कोई भी बाधा आती है हमारे सामने में, तो हम प्रारूप को देखकर उस बाधा से कैसे निपटना है इसके बारे में भी क्या कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ये प्रारूप का अगला फायदा है। उसके बाद आते हैं अनुसंधान समस्या पर आधारित। उसके बाद अगला विशेषता ये है कि अनुसंधान प्रार्थना का निर्माण शोध समस्या से या परिकल्पना के आधार पर किया जाता है। कहने का मतलब ये है, अगली फायदा ये है कि अनुसंधान का जो प्रारूप तैयार करते हैं, हम ज़्यादातर जिन समस्या पर क्या कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं या शोध कर रहे हैं, उसी से संबंधित हम क्या करके प्राकल्पना करके पहले से उस विषय पर क्या करती है, पहले से कल्पना करके उस समस्या से जूझे, आने वाले समय में जो समस्या होने वाली है उन समस्या के पहले से क्या करके कल्पना करके या पूर्वाग्रह करके पहले से सोच कर क्या किया जाता है, प्रारूप का निर्माण कराया जाता है। उस प्रारूप का जो निर्माण है किसी किसी अन्य चीज़ों को सोचकर नहीं, बल्कि उस समस्या को जिस विषय पे हम क्या करने जा रहे हैं, अनुसंधान करने जा रहे हैं, या उसके संबंध में पहले से क्या करें, कल्पना करके क्या किया जाता है, प्रारूप का निर्माण कराया जाता है। ये होता है दूसरा। उसके बाद आते हैं निष्कर्षों में सहायक। जो प्रारूप होता है निष्कर्षों में सहायक, कहने का मतलब ये है कि अनुसंधान प्रारचना संपूर्ण अनुसंधानकर्ता की प्रक्रिया का एक प्रारूप होती है, और परिकल्पना या समस्या के निर्माण से लेकर अंतिम निष्कर्षों तक क्या है, प्रक्रिया का निर्धारण करने में सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन प्रदान करती है, प्रारूप करने का कार्य करती है, ताकि अपने उद्देश्यों तक आसानी से पहुंचा जा सके। उसके बाद आता है अनुसंधान प्रारचना की विषय वस्तु। तो एक अच्छी अनुसंधान की प्रारचना में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, जब हम अनुसंधान करते हैं उसमें हम प्रारूप का निर्माण करते हैं, तो उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए प्रारूप तैयार करते समय। तो सबसे पहला इसमें माना गया एक उद्देश्य। जब आपका उद्देश्य बेहतर होगा तभी आप बेहतर प्रारचना का निर्माण कर सकते हैं। बिना उद्देश्य के एक बेहतर प्रारूप का निर्माण नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है कि अनुसंधान का उद्देश्य प्रारचना का प्रारूप का विषय सामग्री होती है। अनुसंधान का उद्देश्य प्रारचना की विषय प्रारचना का उद्देश्य अनुसंधान का उद्देश्य स्वरूप स्वरूप का क्या माना जाता है, इसे प्रारूप का विषय सामग्री होती है, और अनुसंधान करता अपने अनुसंधान का स्पष्ट वर्णन संरचनाओं में करता है। कहने का मतलब है कि जब अनुसंधान करता किसी विषय में क्या करता है, अनुसंधान करने जाता है, तो वो क्या करता है, अपने जो अनुसंधान है, जिस विषय पर अनुसंधान करना है, उन चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्या किया जाता है, अपने प्रारूप में लिखता है। दूसरा, अनुसंधान का प्रकार। अनुसंधान का प्रकार कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर वो अनुसंधान करने जा रहा है वो किस प्रकार से अनुसंधान करना चाहता है। अनुसंधान कहने का मतलब ये है कि सांख्यिकी तरीके से, व्यक्तिगत, प्रायोगिक, विश्लेषणात्मक, अन्वेषणात्मक, तुलनात्मक, या मिश्रित कौन सा ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से क्या करने वाला है, वो अनुसंधान करने वाला है, जानकारी प्राप्त करने वाला है। उन सभी चीज़ों को भी क्या करते हैं, प्रारूप के विषय अंतर्गत रखा जाता है या उसमें अध्ययन किया जाता है। उसके बाद आता है इसमें अनुसंधान का विषय, किस विषय पे अनुसंधान करता है, वो इसको भी क्या माना जाता है, प्रारूप का विषय क्षेत्र माना जाता है। जब तक अपने विषय, जिस विषय में कौन से विषय है, उसको क्या करोगे, उस पर अध्ययन करना है, उसको अगर आपने लिखा नहीं है तो उसके आधार पर आप प्रारूप का तैयार नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है कि आपने क्या किया है, जैसे कि आप सामाजिक क्या कर रहे हैं, एक मोटर मैकेनिक क्या करता है, जब एक मोटर को बनाता है तो उसका नट बोल्ट खोलने का और उसको फिट करने का जो तरीका है वो अलग अलग होता है। जब एक व्यक्ति क्या करता है, कपड़े सिलता है और उसमें क्या होता है, वो कपड़े किस तरीके से लगाएगा, कैसे सिलेगा, उसका अलग अलग तरीका होगा, दोनों का प्रारूप अलग अलग होगा। तो उसी प्रकार से क्या माना जाता है, जो विषय है सामाजिक अनुसंधान में, सामाजिक विषय में अनुसंधान के जो विषय है उसे भी क्या माना जाता है, प्रारूप का अंग माना जाता है। बिना विषय के आप प्रारूप तैयार नहीं कर सकते, क्योंकि अलग अलग विषय का प्रारूप अलग अलग तरीके से हो सकता है। उसी प्रकार से आता है अध्ययन के संदर्भ। अध्ययन के संदर्भ कहने का मतलब ये कि जो किन किन विषयों को अध्ययन करके आपने क्या किया है, अनुसंधान करना चाहते हैं, किन किन विषयों को अध्ययन करके या किन किन चीज़ों को अध्ययन करके करने के बाद पश्चात क्या करें, अध्ययन करने के पश्चात आप अध्ययन करना चाहते हैं या अनुसंधान करना चाहते हैं, उन चीज़ों को भी क्या करना जरूरी है, उन चीज़ों को भी क्या करना जरूरी है, रूप में तैयार करना, रूप एक प्रारूप में रखना भी जरूरी हो जाता है। उसके बिना प्रारूप तैयार नहीं किया सकता। कहने का मतलब ये कि आपका अध्ययन का संदर्भ सामाजिक अनुसंधान के प्रारचना में अनुसंधानकर्ता को यह स्पष्ट करना होता है कि वह किस प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, भौगोलिक पर्यावरण में रह रहा है और उसका मूल्य, परंपराएं, मान्यताएं आदि क्या है। विभिन्न संदर्भों के घटक, व्यवहार या मूल्य एवं राजनीतिक व्यवस्था, मानव व्यवहार को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारकों आदि का वर्णन करना होता है। इसके बिना
प्रारूप तैयार नहीं कर सकते। उसके बाद आते हैं प्रस्तावना में पृष्ठभूमि। तो प्रारचना या प्रारूप तैयार में अभी स्पष्ट किया जाता है कि परिकल्पना के चयन अथवा उसके निर्माण की पृष्ठभूमि क्या रही है। कोई भी किसी भी व्यक्ति ने अगर क्या करने के लिए अनुसंधान करने से पहले उन्होंने कोई भी कल्पना की है, कोई भी कल्पना की है, तो किस आधार पर उन्होंने कल्पना की है और अध्ययन के समय कौन कौन सी चीज़ों का अध्ययन किया है, अध्ययन किस किस ने किया है और उसके अध्ययन में क्या क्या परिणाम निकले हैं, पूर्व में क्या क्या खामी रही है जिसके आधार पर इस नया अध्ययन किया जा रहा है, उन सभी चीज़ों को भी प्रारूप में तय किया जाता है। उसके बाद आते हैं काल निर्देश। अनुसंधान की प्ररचना में प्रमुख अनुसंधानकर्ता को यह भी लिखना होता है कि शोध किस समय किस काल अथवा परिवेश में संबंधित है और सामाजिक राजनीतिक एवं ऐतिहासिक शोधों में इसका काल निर्देशक अथवा महत्वपूर्ण हो जाता है। कहने का मतलब ये कि हमेशा एक अनुसंधानकर्ता को अनुसंधान की या प्रारूप तैयार करते समय या उसके विषय क्षेत्र में काल निर्देश कहने का मतलब एक हमेशा एक अनुसंधानकर्ता को ये भी ध्यान रखना होता है कि वो प्रारूप करते समय ये भी चीज़ों को प्रारूप में लिखे कि वो जो अनुसंधान कर रहा है वो किस शोध जो कर रहा है वो किस समय का है, किस काल का है और किस परिवेश से संबंधित है, उससे क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा और किस समय से जोड़कर इसे देखा जा रहा है। उन सभी चीज़ों को भी क्या करना चाहिए, प्रारूप के विषय अंतर्गत वो भी आता है। उसके साथ साथ अगला जो विषय क्षेत्र है अवधारणा या चर परिकल्पना। अनुसंधान प्रारूप की प्रमुख विषय सामग्री का चयन की गई परिकल्पना संबंधित अवधारणाएं और चर होते हैं। इसका क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित वर्णन की व्याख्या अनुसंधानकर्ता को यथास्थान करनी होती है। उसके बाद आते हैं संकलन की प्रविधियाँ। संकलन की प्रविधियाँ की कहने का मतलब एक अनुसंधान की प्रकृति एवं क्षेत्र के आधार पर निश्चित किया जाता है कि तथ्यों एवं आंकड़ों एवं सामग्रियों को किन किन संकलन प्रविधियों के द्वारा संकलित किया जाएगा और प्रारूप की विशेष सामग्री इन प्रविधियों का परिचय एवं उपयोगिता का उल्लेख करना आवश्यक होता है तथा तथ्य संकलन की जो प्रविधि है मानवीय तथा यांत्रिक हो सकती है, इसका आधार भौतिक वैचारिक प्रेक्षणीय या प्रलेखी हो सकता है। ये सभी प्रविधि अवलोकन प्रश्नावली प्रक्षेपण अनुसूची साक्षात्कार हो सकती है। इन सभी चीज़ों के बारे में क्या है, इन सभी चीज़ों को प्रारूप में दर्ज कराना या उसको लिखना जरूरी है, इसके बिना प्रारूप तैयार नहीं किया जा सकता। ये तो हो गया उसका जो क्या मानेंगे विषय क्षेत्र में या अनुसंधान की प्रारचना के विषय क्षेत्र क्या है, उन कौन कौन से ऐसी चीज़ जिसके आधार पर प्रारचना तैयार की जाती है। सबसे पहले अनुसंधान के उद्देश्य क्या है उसको लिखना है, उसको बताना है। उसके बाद अनुसंधान किस प्रकार से किया जा रहा है, उसके बाद अनुसंधान का विषय क्या होगा, हम कौन से ऐसे विषय जिसके आधार पर अनुसंधान करना है। उसके बाद अध्ययन के संदर्भ क्या है, अब किन किन चीज़ों को ध्यान में रखकर क्या कर रहे हैं, अध्ययन करना चाहते हैं। उसके बाद प्रस्तावना में पृष्ठभूमि, आप जिन विषय का अध्ययन कर रहे हैं उसकी इतिहास क्या रहा है, उसकी स्वरूप क्या है और उसको अध्ययन करने का कारण क्या रहा है। काल निर्देश, आप किस परिस्थिति या काल को लेकर क्या कर अध्ययन कर रहे हैं। उसके बाद अवधारणा चर परिकल्पना, आप किस सोच के आधार पर या आपने इस विषय के बारे में क्या सोच रखी थी या क्या सोचा है, कल्पना क्या की है, क्या उद्देश्य प्राप्त करना चाहते हैं, उसको क्या करना क्रमबद्ध में व्यवस्थित वर्णन करने के लिए व्यवस्थापक करना भी क्या माना जाता है, एक प्रारूप में लिखा जाता है। उसके बाद संकलन प्रविधि, आप जो उद्देश्य प्राप्त करने के लिए अगर जो तथ्य अनुसंधान के समय किन किन तरीकों से क्या करना चाहते हैं, किन किन माध्यमों से तथ्य एकत्रित करना चाहते हैं, उसको भी क्या है प्रारूप में लिखना आवश्यक है, इसके बिना अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते। उसके बाद आता है एक आदर्श अनुसंधान प्रारचना का निर्माण, एक आदर्श प्रारूप या प्रारूप का निर्माण किस तरीके से किया जाता है उसके बारे में यहाँ पर कुछ चर्चा की गई, जिसमें रिले ने एक आदर्श अनुसंधान प्रारूप के निर्माण के बारे में कुछ चीज़ें बताई, जिसमें सबसे पहला बताया है कि शोध केसों की प्रकृति। शोध केसों की प्रकृति कहने का मतलब ये कि पारस्परिक समूह सदस्यों को द्विक एवं जोड़े समाज एवं सम्मिश्रण की प्रकारों की सामूहिकता में व्यक्तिगत भूमिका। कहने का मतलब ये है आदर्श अनुसंधान की संरचना का निर्माण किस तरीके से किया जाता है। तो शोध केसों की प्रकृति कि आप जिस क्षेत्र में अनुसंधान करने जा रहे हैं उसकी स्वभाव क्या है, अब जिस क्षेत्रों में अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं केसों की प्रकृति क्या है, स्वभाव क्या है। अब जहाँ पर अध्ययन करने जा रहे हैं वहाँ की जो आपका उद्देश्य है, आपका उद्देश्य उसका स्वभाव किस तरीके से है। उसके बाद आते हैं केसों की संख्या क्या है, आपने जिसका अध्ययन करने जा रहे हैं, एक केस एक विषय जिसका अध्ययन कर रहे हैं उसकी संख्या कितनी है, क्या वो एक केस है, कुछ चयनित केस है या अनेक केस है। उसके बाद एक काल कारक क्या है, काल कारक कहने का मतलब ये एक बिंदु का अध्ययन, क्या आप एक स्थैतिक अध्ययन है, क्या एक बिंदु का अध्ययन कर रहे हैं, ज्ञात्मक अध्ययन है, लंबे समय तक प्रक्रिया परिवर्तन का अध्ययन कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि वस्तु जो चीज़ें हो चुकी है या स्थिति जो स्थित है
जो कहने का मतलब एक काल बिंदु है, एक निश्चित वस्तु उसका अध्ययन कर रहे हैं, या एक निरंतर चलती हुई परिस्थिति का अध्ययन कर रहे हैं। जैसे कि समाज एक निरंतर चलती हुई परिस्थिति है, क्या आप उसकी प्रक्रिया का अध्ययन कर रहे हैं, या एक वस्तु जो चीज़ें ठहर चुकी, जैसे कि समाज में एक रीति रिवाज है जो निरंतर एक जगह पर है, उसका परिवर्तन नहीं हो रहा है लंबे समय तक, एक निश्चित अवधि है। जबकि जो सामाजिक परिस्थितियां हैं, ये जो समाज में रहने वाले जो व्यक्ति हैं वो गयात्मक निरंतर परिवर्तनशील है। तो उसके क्या अध्ययन है, तो उसकी हिसाब से अगर देखें तो आदर्श अनुसंधान की पररचना का निर्माण किस तरीके से किया जाता है। तो रिले के अनुसार से आदर्श पररचना का निर्माण तो मुख्य तरीका उन्होंने कुछ इस तरीके बताया, जिसमें शोध के केसों की प्रकृति, आपने जो शोध करने जा रहे हैं जिस विषय पर, उसकी स्वभाव क्या है, सबसे पहले उसे स्वभाव को जान लो, तभी एक उत्तम प्रारूप का निर्माण कर पाओगे। केसों की संख्या क्या है, जिस विषय पर आप अध्ययन करने जा रहे हैं उस अध्ययन का विषय क्या है, एक है, दो है, या कुछ चयनित है, या बहुत सारे हैं। सबसे पहले ये निर्धारित कर लो। उसके बाद है काल और कारक। आप जिस विषय का अध्ययन करने जा रहे हो, क्या वो एक बिंदु है, अविचल है, स्थैतिक है, स्थिर है, या वो गयात्मक है, या वो निरंतर चल रहा है। किसका अध्ययन करने जा रहे हो उसको निश्चित कर लो। उसके बाद केसों के चयन में प्राथमिक उपचार। आपने जो केस है विषय चुना है किसी विषय को अध्ययन करने के लिए, उस अध्ययन को पूरा करने के लिए अपने प्राथमिक आधार क्या माना है। प्राथमिक आधार कहने का मतलब ये कि प्रतिनिधात्मक एवं विश्लेषणात्मक। प्रतिनिधात्मक एवं विश्लेषणात्मक कहने का मतलब ये कि आप एक फैक्ट्री में अध्ययन करने जा रहे हैं, वहाँ पर 1000 मजदूर है, 1000 मजदूर है, तो क्या किया आपने, 1000 मजदूर हैं, आप क्या रहे हैं, आपने 10 मजदूरों को एक प्रतिनिधि के तौर पर लिया है कि मैं इतने मजदूरों को अध्ययन कर लेता हूँ, फिर बाकी लोग तो यहीं पे काम करते, सभी की स्थिति परिस्थिति स्वभाव सबका एक समान होगा। क्या प्रतिनिधि के रूप में अपने अध्ययन करना सोचा, या विश्लेषणात्मक। विश्लेषणात्मक कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक व्यक्ति की जो अध्ययन है उसको आपने समान माना है, सभी व्यक्तियों को समान रूप से अध्ययन करने के बारे में कहा है। या कहा जा सकता है कि आपने विश्लेषणात्मक कहने का मतलब ये कि हर एक बिंदु का अध्ययन करने के बारे में आपने सोचा है, इसके संबंध में जानकारी एकत्रित करना चाहिए। उसके साथ साथ या आपने दोनों पद्धति को अपनाया है। दोनों पद्धति को अपनाया है कहने का मतलब ये है, दोनों पद्धति को अपनाया कहने का मतलब है कि क्या आप प्रातिनिधात्मक एवं विश्लेषणात्मक कि एक एक व्यक्ति का अध्ययन करना चाहते हैं। उसके बाद आते हैं केसों का चयन में यह सामग्री की मूल स्रोत। आप किसी विषय पर अध्ययन करना अगर चाहते हैं तो आप जिन सामग्रियों के आधार पर क्या करना चाहते हैं, अध्ययन करना चाहते हैं, नवीन तथ्यों का संकलन करना चाहते हैं, उसका स्रोत क्या है, इन चीज़ों को भी ध्यान रखना जरूरी है। उसके साथ साथ अध्ययन के अंतर्गत व्यवस्था का शोधक नियंत्रण सीमा, नियंत्रण नहीं अभिव्यक्ति के अध्ययन के अंतर्गत व्यवस्था पर शोधक के नियंत्रण का सीमा। कहने का मतलब ये कि आप किस हद तक जाकर शोध कर सकते हैं, उसको भी ध्यान रखना जरूरी है। उसके साथ साथ एक गुण के विश्लेषण की विधि। किसी व्यक्ति को अगर आप क्या कर रहे हैं, वहाँ पर आप जा रहे हैं, किसी भी जगह अध्ययन करने जा रहे हैं, तो आप किसी व्यक्ति को अगर क्या करेंगे, उसके गुण को जानना चाहेंगे, किसी व्यक्ति का या जिससे आप तथ्य संकलन कर रहे हैं, तो उसका अध्ययन या उसका चेहरों का मापन करने का, उसका जो लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं उसके बारे में मापन करने का तरीका क्या होगा। उसके बाद आते हैं अनुसंधान के प्रयुक्त गुणों की संख्या। अब अनुसंधान में कौन कौन से ऐसे तरीके हैं, एक गुण दो कुछ गुणों का क्या करेंगे, कौन से एक विशिष्ट चीज़ों का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, उसकी संख्या क्या होगी। उसके साथ साथ गुणों के संबंधों के विश्लेषण की विधि। तो जो चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, आपको जो अनुसंधान में जो चीज़ें प्राप्त हो रही है, नए तथ्य प्राप्त हो रही है, उसके संबंध को कैसे विश्लेषण करेंगे, कौन से तरीके होंगे, अव्यवस्थित वर्णन, व्यवस्थित विश्लेषण। उसके साथ साथ आते हैं व्यवस्था के गुणों का अध्ययन किस तरीके से करेंगे, एक करेंगे या सामूहिक रूप से व्यवस्थाओं का अध्ययन करने का काम करेंगे। इन सभी चीज़ों को क्या किया जाता है, अगर ध्यान में देकर अगर प्रारूप बनाया जाए तो आप क्या कर सकते हैं, आदर्श अनुसंधान प्रारूप का निर्माण कर सकते हैं। उसके ये हो गया आज आपका अनुसंधान, आदर्श अनुसंधान की प्रारचना या प्रारूप का निर्माण करना। उसके बाद हम कल पढ़ेंगे अनुसंधान प्रारचना के उद्देश्य अगले क्लास में।